Hello students, I'm your Prajita ma'am. Welcome back to my YouTube channel. And in this video and in this series NCERT is simple. This is the last part of motion in plane exercise questions. So without any delay, I will start questions. I have completed question number 10 in the till question number 10 in the last part. So from this in this video I will start from question 11, right? So in question 11 what is given, the passenger arriving in a new town wishes to go from a station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station. That means भाई ये person है, ये A से B यहाँ से नई जगह आया है, उसको पता है नहीं, ठीक, तो वो बी तक जाना चाहता है लोकेशन तक, ठीक, लेकिन एक जो डिसऑनेस्ट कैबमैन है तो उसको तुमने पैसे बनाने हैं, तो वो क्या करेगा, उसको सर्क्यूटियस पाथ से मतलब एक दूसरे घुमा फिरा के लेके जाएगा, वो लेके जा रहा है उसको 23 किलोमीटर, ठीक है, और जबकि रास्ता कितना है, तो होटल इज लोकेटेड एट 10 किलोमीटर बट ही इज टेकिंग अ डिफरेंट पाथ टू मेक मोर मनी, राइट, तो 23 किलोमीटर से घुमा के ले जा रहा है और टाइम कितना लगा रहा है, 28 मिनट टाइम। तो एवरेज स्पीड अगर टैक्सी कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड निकालना भी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया 23 किलोमीटर है, तो अगर जिस पाथ से ले जा रहा है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 23 किलोमीटर, और टाइम कितना लगाया, 28 मिनट्स, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लो बस, तो आर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर मिनट में भी तुम लिख ही सकते थे, लेकिन वो बेटर नहीं लगता है, आंसर को किलोमीटर पर आर में लिखो, नहीं तो मीटर पर सेकंड में लिखो, दैट इज बेटर, तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना, अगर 4 से आई थिंक चला जाएगा, 4 से, हाँ ठीक, 4 7 जा 28 और 4 15 टाइम्स 60, तो ये कितना आ रहा है, 23 इंटू 15 अपॉन 7, तो 23 इंटू 15 अपॉन 7 कर लो भाई, 23 इंटू 15 अपॉन 7 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो 23 इंटू 15 23 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 49.3, दैट इज 49.3, तो मैं 2 डेसिमल तक में निकालो जितना भी आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास आ गई इसकी किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इन दैट केस आई विल टेक 10 किलोमीटर, तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे सेकंड पार्ट में, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि 10 किलोमीटर लेंगे अपॉन टाइम, तो जितना लगा है वही लगा है 28, तो 28 को आर में करोगे तो 28/60, और 4 से करोगे 4 7 जा एंड 4 15, यानी कि 10 इंटू 15 हो जाएगा 150/7, तो 150/7 कर लो, दैट इज योर 21.43 किलोमीटर पर आवर। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर इज 12, so I'll read it from here. So question number 12. Okay. This is the question. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था आर का रेंज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज होती है, तो उसका फॉर्मूला था u² sin 2 थीटा अपॉन जी, और अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए था तो मैंने कहा था साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और इसकी जो आर मैक्स आ गई थी वो आ गया था मेरे पास u² अपॉन जी, राइट, तो u² कर लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, u² अपॉन जी, u² ये 40 दिया हुआ है, तो 40 का स्क्वायर अपॉन जी को मैं 10 लेके सॉल्व कर देती हूँ, 9.8 भी ले सकते हो, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, u² अपॉन जी, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल कैन बी थ्रोन विद द दिस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो फिर अगर हम इसकी वैल्यू को क्या ले लें, 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया ही नहीं है, 1 सेकेंड, हम मैक्सिमम रेंज तब लेते हैं ना जब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है, वरना रेंज तो कुछ भी हो सकती है, तो पहले थीटा निकाल लिया जाए, चलो ठीक है पहले थीटा निकाल लेते हैं, काम करते हैं कि थीटा निकालने का कोई ऑप्शन है, इसमें इन्होंने ये दे दिया है ना, हाइट किस हाइट से फेंका गया है, ओके ओके ओके,
तो अगर हाइट दी है तो इसमें तो हाइट यूज नहीं पाया ना। तो कुछ ऐसा है, अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ से थ्रो कर रहा है। ओके, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 25 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट कैन विद द स्पीड दिस कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ओके, ये देखो हॉल है, उसमें तुम्हारे पास 25 मीटर हाई है, तो तुम ये सपोज करो रूम है, ठीक, और इसकी जो सीलिंग है वो कितनी हाई है, 25 मीटर हाई है। तुम चाहते हो कि बॉल ऐसे फेंके और मैक्सिमम रेंज ले, लगभग इसको टच ना करे, ऑलमोस्ट ऐसे ही जाए, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज कितनी जा सकती है अगर सीलिंग फिक्स कर दी है। क्योंकि अगर हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें अगर हो सकता है वो सीलिंग को टच भी कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है, तो फिर और हाइट भी फिक्स है, तो पहले मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लूँ, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 25 मीटर, और यू स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो g को अगर 9.80 ले लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 25 बाई क्रॉस करेंगे तो आएगा 25 इंटू 2, यानी कि 50 इंटू 9.8 अपॉन 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू 4.9 हो जाती है, और अगर नॉर्मली देखें तो ये 4.9 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 4.9 इंटू 2, और 4.9 को अगर मैं इसके 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम ओवरऑल अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है मेरे पास 50 इंटू 2 100। तुम कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था, मैंने इसको 4.9 इंटू 10 कर दिया था, ये 50 कहाँ बचा, ये तो 5 ही बचा ना, 5 इंटू 2 10 बचा, और यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 49 अपॉन 1600। मैं कुछ ऐसा बना लूँ जिससे कि स्क्वायर रूट बन जाए। तो स्क्वायर रूट अगर बनेगा तो देखो ये 7 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1600 का 40 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 10 बच रहा है, तो भी डेसिमल में ही आ रहा है, यानी कि तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 7/40 इंटू रूट 10 की वैल्यू तुम कैलकुलेटर का तो ये कैलकुलेटर होगा, तुम इससे निकाल सकते हो, है ना, वरना आंसर ऐसे ही पुट कर सकते हो इसका स्क्वायर रूट लेके, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई साइन थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स करके लिख दो, लेकिन अगर मैंने कैलकुलेटर से निकाला है तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0.5534, और इसका इनवर्स लोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 33.6 डिग्री। तो तुम्हें करना क्या था, इस फॉर्मूले में पुट करना था, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में, क्योंकि तुम्हें चाहते हो कि सीलिंग टच ना करे, 25 मीटर के अंदर ही अंदर बॉल रहे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एंगल पे फेंक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाइट को फिक्स किया हुआ है, इससे ऊपर बॉल नहीं जानी चाहिए। यू आर प्लेइंग इन अ पर्टिकुलर रूम, राइट। तो वहाँ उस केस में तुम्हारे पास सीलिंग की हाइट फिक्स है। तो यहाँ से जो थीटा आ गया, ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहा था, आई थिंक क्या पूछ रहा था, ठीक है, रेंज पूछ रहा था। जैसे ही थीटा मिल गया तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, तो थीटा मिल गया तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू तुम्हें पता है 40, तो 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो देखो एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ से साइन थीटा को जो फ्रैक्शन में निकाला है उसको तुम वहाँ से साइन थीटा और पाइथागोरस लगा के ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा निकाल लो, क्योंकि साइन थीटा को तुम 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक। और नहीं तो फिर कैलकुलेटर है तो सीधे सीधे वैल्यू, यहाँ पे मैंने थीटा निकाला था साइन थीटा की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लो, क्या पुट कर दो, इसका कैलकुलेटर है तो फिर इसका स्क्वायर कर दो। लेकिन जैसे एग्जाम में जो वैल्यू होती है ना, तो फिर कैलकुलेटर नहीं होता है सीबीएसई वालों के पास, तो राउंड ऑफ करके निकालते हो। तो ये वैल्यू क्या आ रही है 0.5534, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन जी की वैल्यू 9.8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर रेंज। अगर कैलकुलेटर चलाओगे तो साइन 67.8, और यहाँ पे साइन 2 थीटा था, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, साइन 2 थीटा था। तो साइन का एंगल मैंने जो भी निकाला था, कितना निकाला था, 33.6 निकाला था, आई थिंक इरेज कर दिया शायद, है ना। तो वो 33.6 निकाला था, उसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 33.6 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 66 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो साइन 66 पॉइंट इसकी वैल्यू, और 9.8 से डिवाइड कर लेना, तो मैं लिख दे रही हूँ, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, दिस इज अराउंड 150 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर 12th क्वेश्चन। आफ्टर दैट द 13th क्वेश्चन इज, तो यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं विजिबल है। 13th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे सेम थिंग,
देखो यहाँ पे अगर उन्होंने हाइट को फिक्स नहीं किया तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब हम क्या ले सकते हैं, हम 45 डिग्री पे बॉल को फेंक सकते हैं, 45 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम रेंज मिलता है, ठीक। तो क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज दिस, तो उन्होंने सीलिंग फिक्स नहीं किया तो वो वही भेजेगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी वाला, ठीक। तो मैक्सिमम रेंज इसने बता दिया है कि इसका 100 ही है, तो यहाँ से पूछ रहा है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल, ठीक। तो अब यहाँ से तुम यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यानी कि इनिशियल स्पीड, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर यानी कि 100 इंटू जी कर लो पहली चीज, तो 100 इंटू जी, और u अगर निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगर हाउ मच हाई निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक। तो यहाँ से h की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं नीचे पुट कर देती हूँ, इसको इरेज कर लो। तो यहाँ से ये वैल्यू यू स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी बाई क्रॉस करके 100g आ रही थी, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 100g अपॉन 2g, तो ये जी गया और यहाँ से आ गया 50, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है, अगर ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा उस समय जो इसकी हाइट जाएगी वो 50 मीटर से ऊपर नहीं जाएगी, इज इट क्लियर। तो अगर 100 मीटर अगर फेंक रहा है तो पहले मैंने उसकी स्पीड निकाल ली, किस स्पीड से फेंक रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज वाज गिवन, तो यहाँ पे हाइट वाज नॉट फिक्स, हाइट मुझे निकालना था, तो मैंने अपने हिसाब से रेंज को मैक्सिमम लिया है, और मुझे पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल पूछा नहीं है, अगर पूछता तो मैं बता देती 45 डिग्री होगा, ठीक। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होता है 45 डिग्री, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज विल्ड, स्टोन लगा के घुमा रहे है ना, इज विल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्टोन मेक्स, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, तो 25 सेकेंड्स में 14 बार वो घूम जाता है, 14 रिवोल्यूशन करता है 25 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड 14/25 रिवोल्यूशन, ठीक। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हर्ट्ज में भी लिख सकते हो, है ना। तो 1 सेकेंड में जितनी बार वो रिवॉल्व करता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड बोल दिया, तो दैट मीन्स कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, जाकर के प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर, तो v तुम निकाल सकते हो, v तुम कैसे निकाल सकते हो, v को कैसे निकाल सकते हो, v स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर तुम v को अगर ओमेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन के टर्म में दिया है तो मैंने रिलेशन डिराइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला, तो v को अगर आर ओमेगा पुट कर दो क्योंकि रेडियस पता है, तो अगर आर ओमेगा पुट करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान देना, रेडियस तुम्हें पता है क्योंकि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, घुमाओगे तो स्ट्रिंग की लेंथ ही रेडियस बन जाती है, स्ट्रिंग की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस तुम्हें 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस तुम्हें पता है। ओमेगा तुम वैसे ही निकाल सकते हो, कैसे, ओमेगा का फॉर्मूला यू नो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ मैंने डिराइव किया था, 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं इसको, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू, पाई को मैं 22/7 पुट कर देती हूँ क्योंकि मुझे 14 दिख गया है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, दैट इज 14/25, तो 7 2 जा 14, तो ये 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 इज 88/25 रेडियन पर सेकेंड, तो ये तो मेरे पास क्या है, ओमेगा आया, तो ओमेगा नहीं पूछ रहा था भाई, तो ये क्या पूछ रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो जो ओमेगा की वैल्यू आई है अगर तुम इसको डिवाइड कर लो तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 88/25, एक सेकेंड, 88 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 3.52, तो 3.52 आ रही है,
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ओमेगा के की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से निकाल लो। आर को कितना पुट करोगे, इट इज गिवन, दैट इज कितना गिवन है रेडियस 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितनी हो गई 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब 80/100, 0.8 मीटर। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यानी कि 3.52 का स्क्वायर। तो 3.52 इंटू 3.52 इंटू 0.8, तो ये आ रहा है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने हर चीज मीटर मीटर में कर लिया था। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेना, आंसर इज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स द हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर with the speed this, compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity। तो सिंपल है, एक्सीलरेशन पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो v स्क्वायर स्पीड इन्होंने दे दी है, किलोमीटर पर आर में दी है, और ये किलोमीटर है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किलोमीटर पर आर यानी कि मैं 900 का स्क्वायर कर देती हूँ, और रेडियस इज 1 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आएगा किसमें, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो फिर डायमेंशनली चेक करो तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर आ जाए। तो 900 का स्क्वायर, तो बस यही आ जाएगी वैल्यू। तो अगर मुझे निकालनी है तो एक सेकेंड, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किलोमीटर पर आर, ये भी किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया। तो लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो मेरे लिए बेटर होता अगर मैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो ओके, बेटर है कि मैं इसको स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, एक तो केवल आंसर पूछा होता तो आंसर ऐसे ही निकल आता, लेकिन क्योंकि कंपेयर करना है ग्रेविटी से, तो मैं इसको 900 किलोमीटर पर आर था, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 5 90, तो आ जाएगा ये 250 मीटर पर सेकंड, और 250 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 250 का स्क्वायर करो और अपॉन 1000 करो। 250 का स्क्वायर कितना होता है, 25 625 होता है, आगे डबल जीरो लग जाएगा, और ये 1000 है, नहीं हाँ 1000 था, तो 0 0 गया, तो ये आ रहा है 62.5। तो ये कितना आ रहा है 62.5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर इसलिए निकाला, वरना मैं उसमें निकाल सकती थी, क्योंकि मुझे कंपेयर करना था विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ए और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ग्रेविटी से डिवाइड कर दो। कंपेयर का मतलब जनरली डिवीजन होता है, क्योंकि उसको उसके टर्म में लिखना होता है। तो 62.5 अपॉन 9.8, तो डिवाइड कर लो, 62.5 को 9.8 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 6.4। ठीक, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 6.4 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन से ज्यादा होना भी चाहिए, वरना वो घूमता ही नहीं, वो ग्रेविटी से नीचे गिर जाता है स्टोन। 6.4 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। तो वी कैन कंपेयर, क्योंकि दो एक्सीलरेशन लग रहा है, क्योंकि अगर तुम घुमाओगे तो ग्रेविटी तो लगेगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना ग्रेविटी लगना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड इट स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट, द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल in a circular motion is always along the radius of the circle. Circular motion is always along the radius of a circle towards the center. Towards the center सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे। सर्कुलर मोशन की जगह इनको क्या देना चाहिए था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा होता ना तो सही हो जाता, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं लिखा है इसलिए ये फॉल्स। तो इट इज इक्वल ओनली इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो ये तो सही बात है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, हमेशा अगर हम सर्कुलर मोशन में चलते हैं तो यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, तो टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी चलती है। सो दिस इज ट्रू, right, this is true. And the third one, acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is null vector. एक्सीलरेशन वेक्टर क्योंकि पूरे साइकिल के लिए निकाल दिया, पूरे साइकिल में तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि तुम्हारे पास एक्सीलरेशन वेक्टर फुल साइकिल के लिए एवरेज ओवर वन साइकिल लिखा है ना, इसलिए ये भी क्या हो गया,
ट्रू, क्योंकि नल वेक्टर तभी होगा कि अगर तुमने कंप्लीट साइकिल के लिए लिया है, अदरवाइज की वैल्यू निकलेगी। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया है r की वैल्यू पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तुम्हें चाहिए, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें पता है और तुम्हें चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वन सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू चाहिए तुम्हें, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहले हम v और a को निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट करके, क्योंकि मुझे पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dr/dt। तो आई थिंक सब लोग डिफरेंशिएशन जानते हो, इसका डिफरेंशिएशन करो। ये 3t लिखा है भाई, इतना 3.0 करके जो लिखते हैं ना एनसीईआरटी में, सबको मतलब नहीं। तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो, आई जे के का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो सब डायरेक्शन, ठीक? तो अगर तुम 3t का डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 3i, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 2 जा 4, यानी कि 4tj, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यही मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यही मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक? अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर निकालूं तो 3i माइनस 4tj आ रहा है। क्या आ रहा है? 3i माइनस 4tj, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है। वेलोसिटी वेक्टर देखो, बोल्ड में जो लिखा है वो वेक्टर निकालना है तुम्हें। एक्सीलरेशन होता है dv/dt, यानी कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये बना कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये है क्या 4t, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये हो जाएगा -4j, ये एक्सीलरेशन आ गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, बी पार्ट में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी मैंने निकाली थी, कितनी थी? 3i माइनस, कितनी निकाली है? 3i माइनस 4tj, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुमको चाहिए तो t को 2 पुट कर दो, तो t को अगर 2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 3i माइनस 8j, तो 3i माइनस 8j वेलोसिटी आ गई। और क्योंकि तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं ij में, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 64, तो 9 प्लस 64 कितना हो जाता है? 73। तो 73 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 73 अप्रॉक्सीमेटली आएगा मेरे पास 8.54 मीटर पर सेकंड। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो तुम देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी है 3, वाई डायरेक्शन में चल रही है -8। -8 का मतलब है कि वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्लस का मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। दैट्स इट, ठीक? तो ये सब तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है आई जे के, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम लोग tan थीटा ले सकते हैं, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, यानी कि -8/3, ये डायरेक्शन हो गया। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पे -8/3 -2.667। तो चाहो तो अपना आंसर tan इनवर्स करके लीव कर दो, और अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली tan इनवर्स करके करोगे तो 70 डिग्री के आसपास आ जाएगा, अदरवाइज tan इनवर्स करके भी आंसर लीव कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब कह रहा है इनिशियल। तो इनिशियल, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10j। तो मुझे समझ आ गया कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में 0 है, ठीक? तो y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से लिख देती हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिख देती हूँ। दिस u इज गिवन, दैट इज 10j। xy प्लेन में मूव कर रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मुझे दिया है 10i प्लस 2j, ठीक? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एट व्हाट टाइम द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 16। तो x कोऑर्डिनेट 16 कब हो जाएगा? तो बेसिकली ये पोजीशन पूछ रहा है ना? तो तुम्हें पता है कि कोई भी पोजीशन को तुम कैसे लिख सकते हो? xi प्लस yj। अगर xy प्लेन में कोई चीज चल रही है तो xy प्लेन पे कोई चीज लोकेट करोगे तो उसका जनरल पॉइंट अगर x, y ले लिया है तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? xi प्लस yj, राइट? तो ये तुम्हारे पास पोजीशन होती है। तुम्हें x की पोजीशन पता है कि 16 है, और y की पोजीशन वो पूछ रहा है, राइट? तो x की पोजीशन तुम्हें पता है, y की पोजीशन वो पूछ रहा है, राइट? तो तुम क्या करो?
देखो दो तरीके होते हैं, चाहो तो डायरेक्टली एक साथ सॉल्व कर लो और चाहो तो तुम इसको एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करो। तो अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करती हूँ तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि सारा का सारा मोशन तो वाई में था। एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं या तो क्या कहते हैं कि पोजीशन मुझे पता है 16, एक्स डायरेक्शन की पोजीशन पता है 16, तो अगर u पता है और पोजीशन x इज इक्वल टू पता है मुझे 16 मीटर, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, टाइम, क्योंकि सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ at स्क्वायर, एक्सीलरेशन 8 है और t स्क्वायर। ठीक, और मुझे x की पोजीशन भी पता है, कितनी दी है x की पोजीशन 16, तो इसको 16 लिख दो, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ से मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16/4, यानी कि 4, यानी कि टी स्क्वायर 4 है तो टी आ गया 2 सेकेंड्स। तो मैंने कहा था एक्स और वाई में अलग अलग इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे, लेकिन टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, हमेशा सेम, राइट। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो गए। अब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए अगर मैं वाई डायरेक्शन में सॉल्व करूँ, मुझे वाई चाहिए था एक्चुअली, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं सॉल्व करूँ तो फिर से सेकंड इक्वेशन लगा देती हूँ, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी वाज ओनली इन द y डायरेक्शन, तो u कितना हो जाएगा 10 और टाइम कितना है 2, हाफ a, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का यूज करोगे तो आएगा 2 t स्क्वायर, तो टाइम 2 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो दिस इज 20 प्लस 4 इज 24 मीटर, राइट। द क्वेश्चन इज सिंपल। तो मैंने इसको सिंपली दोनों को अलग अलग, यही गैलीलियो ने बताया था मैं कि दोनों को हम अलग अलग प्लेन, मतलब अलग अलग वैल्यू में रिजॉल्व करके एक एक्स वाले डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर लिया, वाई में अलग सॉल्व कर लिया, और उन दोनों को फिर वापस से कंबाइन करके लिखना हो तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। तो हमने क्या निकाल लिया, एट व्हाट टाइम, तो टाइम देखो मैंने पहले निकाला था, फर्स्ट पार्ट पहले हो गया था, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड वॉज द फर्स्ट पार्ट, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास 24 आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल दिया। ठीक, इसके बाद थर्ड पार्ट भी था कुछ, थर्ड पार्ट में कह रहा था, अच्छा इसी का 2 पार्ट था, ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, तो स्पीड निकालना है मुझे, यानी कि 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, राइट। तो स्पीड में निकाल देती हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में पहले स्पीड निकाल देती हूँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन का कितना था, x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन था 8 और टाइम था 2, एक्सीलरेशन 8 है और टाइम कितना है 2 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड बाद x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और y डायरेक्शन में अगर तुम देखो तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो u प्लस at, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, आई थिंक 10 थी, हाँ 10 j थी, और एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का 2 था, तो 10 और 2, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और एक्सीलरेशन वाज 2 और टाइम मैंने 2 सेकेंड्स निकाला था, तो 10 प्लस 4 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आई है 14 मीटर पर सेकेंड, रिमेंबर दिस। तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आई, 16 मीटर पर सेकेंड आई, ये x में और ये y में। तो ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, vxi प्लस vyj, राइट। तो यानी कि 16i प्लस 14j, और अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो तुम निकाल दो इसका, 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, राइट। तो 16 का स्क्वायर यू ऑल नो दैट इट इज 256, 14 स्क्वायर इज 196, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, तो 256 प्लस 196 अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू आ रही है 21.26 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, देख रहे हो, हमने x डायरेक्शन में अलग पूरा सॉल्व किया, y डायरेक्शन में अलग सॉल्व किया, तो पॉज करके वीडियो को खुद से पेपर पेन लेके सॉल्व करो। जब मैं यहाँ पूरा सॉल्व करवा रही हूँ तो एटलीस्ट यू कैन सॉल्व दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है i j यूनिट वेक्टर है, x y मुझे पता ही है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ i प्लस j, तो i प्लस j का डायरेक्शन क्या होगा वो तो निकालना बहुत आसान है ना। डायरेक्शन अगर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन,
तो किसी भी इसको ए वेक्टर मान लेती हूँ, तो अगर ये ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो दिस इज √2। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, इसको मैं बी वेक्टर मान लेती हूँ। तो अगर बी वेक्टर मेरे पास i माइनस जे है तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये भी क्या हो जाएगा, √2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इन्होंने एक अलग ही वेक्टर दे दिया, तो इसको बेटर होता मैं p और q मान लेती। क्या मान लेती, इसको p ले लो और इसको q ले लो, क्योंकि वो एक जैसा दिख रहा है। तो सपोज कर लेते ये p वेक्टर है और ये क्या है, q वेक्टर है, ठीक। तो आंसर वही आएगा, √2 ही रहेगा। लेकिन सेकंड पार्ट में मुझे एक क्या दे रखा है, एक वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, 2i + 3j, ठीक। तो ये एक अलग ही वेक्टर दिया है, 2, 3 उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक। अब तुम्हें इस वेक्टर को, मैंने कहा था किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अलोंग तुम रिजॉल्व कर सकते हो। हम परपेंडिकुलर इसलिए रिजॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे लिए आसान होता है, राइट। तो तुम अगर चाहते हो कि इस वेक्टर को तुम p वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व कर लो, क्या कह रहा है, अगर तुम इस a वेक्टर को इस p वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व करना चाहते हो, ठीक, तो कैसे रिजॉल्व करें, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, अगर हमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अराउंड कंपोनेंट चाहिए, तो उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर पढ़ोगे ना क्लास 12 फिजिक्स में, लास्ट में पढ़ना है तो समझ ही आ जाएगा। उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे a और p का है, तो मैं a और p का डॉट प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक, और उसको डिवाइड कर देती हूँ किससे, जिसके अलाउंग निकालना है, यानी कि p के मैग्नीट्यूड से। ओ एनसीईआरटी में एक चीज मिसिंग थी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वाज अनकवर्ड। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली क्या होता है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, a डॉट b इज ab cos थीटा, राइट। तो मैं एनसीईआरटी कवर करी थी, तो उसमें आई थिंक मुझे ये चीज दिखा नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज इन्होंने उसमें कवर किया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये रोटेशनल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में कवर किया है। तो तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा वेक्टर की, कि अगर हम ab cos थीटा i j के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, तो i को अगर हम j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 बना देगा। i j के संग मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, j k से नहीं हो पाता, तो i से ही मल्टीप्लाई होता है, j से ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है और cos 0 1 होता है, ठीक। तो a डॉट p करोगे तो कितना आएगा, a डॉट p, तो ये मेरे पास a वेक्टर है 2i + 3j और p वेक्टर है i + j, और मैग्नीट्यूड ऑफ p मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, दैट इज √2। तो i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और j को j से करोगे तो 3 1 जा 3 बाई √2, यानी कि आंसर इज 5/√2, ठीक। तो 5/√2। और दूसरी चीज, अगर मुझे i माइनस j से निकालना था तो q वेक्टर से, तो उसी वेक्टर को तुम q के संग डॉट ले लो और q के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर लो, राइट। तो a वेक्टर तो वही था 2i + 3j, बट q वेक्टर मेरा था i माइनस j, और अपॉन √2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 को 1 से करोगे तो 2, और 3 × 1 इज 3 बाई √2, दिस विल गिव यू -1/√2, -1/√2। तो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर तुम्हें इसमें डायरेक्शन, अच्छा ठीक है रह गई, तो डायरेक्शन अगर तुम्हें निकालनी थी, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी निकालनी थी i + j और i माइनस j की, तो i + j, इतना तो तुम कार्टेशियन से भी सोच ही सकते हो कि अगर मान लो कोई वेक्टर है i + j, तो ये 1 1 होगा, यहाँ पे होगा i + j, ये वेक्टर होगा ये वाला, तो दोनों 1 1 है। ऑब्वियसली अगर तुम tan थीटा भी लगाओगे तो ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर तुम i माइनस j देखोगे तो यहाँ आएगा, ये वेक्टर आएगा i माइनस j, तो ये एंगल इधर से देखोगे तो ये एंगल -45 डिग्री आएगा, अगर इसका डायरेक्शन पूछ रहा था तो। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में रोटेशनल में और बेटर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी इसमें बस तुम्हें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन, देखो क्वेश्चन का वर्ड तुम्हें मिस नहीं करना है। आर्बिट्ररी मोशन का मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक्सिलरेटेड मोशन है, इट्स आर्बिट्ररी मोशन, हो सकता है कांस्टेंट मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो। तो अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, तो वो तो मैं पहले काट दूं, तो ये तो पहले हो नहीं सकता, s = ut + ½ at, से ऐसा फॉल्स है, हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे क्या दिया है और क्या क्या हो सकता है, तो ये वाला पहले ही फॉल्स हो गया। अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हाँ
ए वाला हो सकता है क्या 1/2? हाँ, जो u प्लस वी अपॉन टू, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी तभी होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तभी हम उसको u प्लस वी अपॉन टू कहते हैं। तो ये सब नहीं हो सकते। ये क्या लिखा है एवरेज वेलोसिटी, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ट्रू है। और ये वाला क्या है एक्सेलरेशन है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी सही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज वैलिड ओनली फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, फॉर आर्बिट्री मोशन इट इज नॉट वैलिड। आर्बिट्री मोशन के लिए वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रीजन और एग्जांपल दोनों बताना इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। स्केलर क्वांटिटी कंजर्व, मास ठीक है कंजर्व होता है, टेम्परेचर थोड़ी कंजर्व होता है। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी टाइम थोड़ी कंजर्व होता है, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी, तो तुम एग्जांपल को भी दे सकते हो, टाइम टेम्परेचर दे आर द स्केलर क्वांटिटी बट दे आर नॉट कंजर्व। एंड कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, टेम्परेचर नेगेटिव होता है भाई, -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, -273 तक पॉसिबल होता है, वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है ना, एक्चुअली वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, नेगेटिव में वर्क होता है, नेगेटिव वर्क जब फ्रिक्शनल वर्क निकालोगे तो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। कैन नेवर टेक नेगेटिव फॉल्स है। कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, मस्ट बी डायमेंशनलेस, किसके लिए भाई? मस्ट बी डायमेंशनलेस, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, ओके ओके। स्केलर क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, किसने कह दिया भाई? स्केलर क्वांटिटी मास होती है, उसका डायमेंशन होता है, सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन होता है, केवल रेशियोज का डायमेंशन नहीं होता। तो ये भी फॉल्स है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, फॉल्स है। कैसे? टेम्परेचर, सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है भाई, गर्मी हो रही है, और अगर तुम बाहर चले जाओ है ना, किसी और स्टेट में, कश्मीर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो क्या हिल स्टेशन पे चले जाओ, टेम्परेचर लो है भाई, तो टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच कैन वैरी। तो ये कह रहा है विच डज नॉट वैरी, इट कैन वैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। नेक्स्ट, तो ये सारे ही फॉल्स थे। ये वाला क्या है? हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस, ये ट्रू है, केवल यही ट्रू है। कैसे? अगर मास है तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है, अगर मैंने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, भाई वो स्केलर क्वांटिटी, उसको ओरिएंटेशन से क्या ही मतलब है? ओरिएंटेशन से उसका कोई मतलब नहीं। तुम कोई भी एक्सेस बना लो, XYZ बना लो, रैंडम कोई भी वेक्टर ले लो, उसके अराउंड उसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है, इट विल हैव द सेम वैल्यू बिकॉज इट इज स्केलर, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ही नहीं। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये मैं ग्राउंड बना देती हूँ, ये P पॉइंट है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट चल रहा है तुम्हारा, सपोज करो A से B तक चला गया, 3400 ये मुझे दिया है, 3400 मीटर अबव द ग्राउंड, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ठीक है, दिस पॉइंट से, एंड पोजीशंस 10 सेकेंड्स में वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दैट मीन्स इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री। और कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में इट इज फॉर्मिंग द एंगल 30 डिग्री। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। 10 सेकेंड्स में इस तरीके से एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट को Q ले लूँ, तो तुमको फाइंड क्या होगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, तो अगर मैं मुझे स्पीड चाहिए तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, उसका जो एंगल है वो दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से मुझे स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर AQ मिल जाए, उसको डबल कर देंगे तो AB मिल जाएगा। तो AQ हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना AQ की वैल्यू, क्योंकि ये तुम्हें पता है 3400 है, तो AQ कितना हो जाएगा? अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AQ अपॉन 3400, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 15। तो देखो tan 15 तुम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो tan 15 की वैल्यू तुम भाई 45 माइनस 30 से भी निकाल सकते हो। मैथ्स के बच्चे हो तो तुरंत ही निकाल लोगे। तो फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B, यानी कि tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30। तो tan 45 इज 1, दैट इज 1/√3 और 1 प्लस 1/√3। तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, राइट।
तो √3 कट जाएगा, फिर रैशनलाइज कर दोगे तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 और उसके अंदर ये होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 - 1 हो जाएगा। सो दिस इज 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 कॉमन लेके काट दोगे तो बनेगा 2 - √3 और √3 की वैल्यू अगर 1.732 पुट कर दें तो 1.732, तो 2 - 1.732 विल गिव यू 0.268। तो tan इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.268। तो यहाँ से AQ क्या आ जाएगा, AQ इज इक्वल टू 0.268 इंटू 3400। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3400 से, सो इट विल गिव यू 911.2 मीटर। तो ये 3400 से मल्टीप्लाई करके आ गया। तो मुझे तो स्पीड चाहिए था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो AQ तो इतना सा डिस्टेंस है, तो AQ को डबल कर दें तो AB आ जाएगा। तो स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस कितनी लेनी थी AB, और टाइम मुझे क्वेश्चन में गिवन था, आई थिंक टाइम वॉज 10 सेकेंड्स, बहुत सही। तो यहाँ से टाइम वॉज 10 सेकेंड्स में दिया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम इसको बस 2 इंटू 911.2 अपॉन 10 करने वाले हैं, तो ये 5 टाइम्स जाएगा और 911.2 को बस मैं 5 से डिवाइड कर देती, सो द आंसर इज 182। So the answer is 182.2. So the answer is 182.2 meter per second, right? So this was the last question. I think समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो फिर जो चीज़ समझ नहीं आई है तो you can just give me in the comment section, बताना कि how was this and कैसे समझ आया या नहीं आया, और बाकी to practice more questions you can join my classes. Thank you.